वेलकम। फोर्थ विंग एम्पीरियन चैप्टर 23 से पहले के सुनहरी अल्फाज। किसी भी इंस्ट्रक्टर के लिए सबसे परेशान कुन मंजर यकीनन वही होता है जब ताकतें उल्टी पड़ जाती हैं। मेरे पहले साल में हमने 9 कैडेट्स को खो दिया, जिनके सेगनेट्स पहली बार जाहिर होते वक्त काबू में न आ सके। अफसोस, राइडर स्क्वाड्रंट गैर मंजूर शुदा गाइड मेजर अफंदरा। एम्पीरियन बाब 23। मुझे नहीं पता मैं क्या सोच रही थी। मैं रेहानन को कहती हूँ जब मैं इसके बिस्तर पर बैठकर उसे दोपहर के लिए किताबों से भरी हुई बैग बांधते हुए देख रही हूँ। मेरी पीठ पर मौजूद नवादार आज जल रहा है। ये वो नक्श है जो मेरी पीठ पे ड्रैगन ने दिया है, जैसे इसे याद दिलाना हो कि मैं अब चैनल कर सकती हूँ। और मैं अपने कंधों को घुमाकर इस एहसास से निजात पाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये नामुमकिन है। मेरी घड़ी चल पड़ी है। मैं यकीन नहीं कर सकती तुमने मुझे ये बताने के लिए इतना इंतजार किया। वो कैनवस का पटा अपने सर से ऊपर उठाती है और पलट कर अपने डेस्क के खिलाफ झुक जाती है। और ये कोई फैसला नहीं है या इससे दूर। मैं तुम्हारी इस चीज की तलाश में हक में हूँ जो भी तुम तलाश करना चाहती हो। मैं सुबह जब बाहर निकली हूँ इस लम्हे से लियाम के साथ हूँ, और कल रात मैं ये अल्फाज बयान करने के लिए थोड़ी ज्यादा उलझन में थी। मैंने कहा, मेरे कंधों के दरमियान की घुटन मुझे गर्दन घुमाने पर मजबूर करती है, कुछ राहत की तलाश में। परवाज के अस्पाक और इमोजन मेरे जोड़ों के गिर्द पट्टों को मजबूत बनाने के लिए वजन की तरबियत करने की कोशिश कर रही है, ये उम्मीद करते हुए कि इतने ना मुड़ जाएं कि एक ताने की तरह लगे। मैं दर्द और तनाव का एक मजमूआ हूँ। टायरन के आखिरकार चैनल करने और फिर सब कुछ होने के दरमियान ये सिर्फ एक रात थी। अच्छा नुक्ता। इसके मुंह पर एक मुस्कुराहट उभरती है और उसकी भूरी आंखें चमकती हैं। क्या ये अच्छा था? मुझे बताओ कि ये अच्छा था। वो आदमी तो ऐसे लगता है जैसे इससे बिल्कुल पता हो वो क्या कर रहा है। वो सिर्फ एक बोसा था। मेरे चेहरे पर वाजिया झूठ से गर्मी महसूस होती है, लेकिन हाँ, वो जानता है वो क्या कर रहा है। मेरी भवें सुकड़ जाती हैं। मेरा तख़य्युल रात के गुज़िश्ता अमल के हज़ार मुख्तलिफ नताइज के ज़रिए दौड़ता है, जैसे ये पूरी सुबह से चल रहा हो दूसरे ख़यालात। वो सर झुकाती है, मुझे देखती है। तुम्हें देखकर तो यूँ लगता है शायद तीसरी किस्म के ख़यालात भी हैं। नहीं, मैं सर हिलाती हूँ। खैर शायद, लेकिन सिर्फ़ अगरचे ये हमारे दरमियान चीज़ों को अजीब ना बना दे। सही, क्योंकि तुम इनके साथ अपने कैरियर की बाकी ज़िंदगी गुज़ारने वाली हो। क्या तुम दोनों ने बात की है कि जब वो ग्रेजुएट होगा तो क्या होगा? उसकी भवें बुलंद होती हैं। और मुझे यकीन है कि तुम्हें ड्यूटी स्टेशन का इंतखाब करने का मौका मिलेगा। विंग लीडर्स हमेशा इंतखाब करते हैं, वो इंतखाब करेगा। मैं शिकवा करती हूँ अपने बैग के एक झाड़ से खेलते हुए। मुझे उसके पीछे चलना होगा। टायरन और गेल सालों से अलग नहीं हुए। इसका आखिरी सवार तकरीबन 50 साल पहले मर गया था, और जितना मुझे इल्म है कि वो जहाँ चाहती थी परवाज करती थी, और जब चाहती थी टायरन के करीब रहती थी। यहाँ तक कि नायलन, इसका आखिरी सवार, ट्रेंडोर में मर गया। इस हिस्से तक परवाज करने में 2 दिन लगते हैं। ये इस बात पर मुनस्सर है कि वो कहाँ मुतय्यन है। तो हम अगले साल और उसके बाद क्या करने वाले हैं? इसके लब भींच जाते हैं। मुझे नहीं मालूम। फेरग ने कहा, हम चंद दिनों से ज्यादा एक दूसरे से अलहदा नहीं रह सकेंगे। तो इसका मतलब है तुम में से किसी को हमेशा दूसरे के पीछे चलना होगा। कोई अंदाजा नहीं। मुझे लगता है यही वजह है कि ज्यादातर जोड़े इसी साल बन जाते हैं ताकि उन्हें ये मसाइल ना हो। अगर मैं मुसलसल टायरन के साथ फ्रंट लाइन की तरफ प्रवास कर रही हूँ तो मैं मुझे अगले साल कैसे मुकाबला करना है? अगर उसे हर बार यहाँ वापस आना पड़े तो ये सब कुछ कैसे मौसर होगा? मेरा चेहरा चटक जाता है। वो हमारी नस्ल का सबसे ताकतवर सवार है, उसकी फ्रंट पर जरूरत है, यहाँ नहीं। फिलहाल रेहान मेरी तरफ एक नीयत के साथ देखती है और अपनी भवें उठाती है। वो फिलहाल हमारी नस्ल का सबसे ताकतवर सवार है या क्या? 3 बार दरवाजे पर दस्तक होती है और हम दोनों उसकी तरफ देखते हैं। कौन है? रही, लियाम सवाल करता है। उसकी आवाज में खौफ वाजिया है। क्या सुरंगील तुम्हारे साथ है? क्योंकि रेहान दरवाजा खोलती है और लियाम अंदर लड़खड़ाता है। अपने तवाज़ुन को बरकरार रखते हुए पहले अपनी निगाहों से कमरे का जायजा लेता है, फिर मेरी तरफ देखता है। तुम यहाँ हो? मैं बाथरूम गया था और तुम गायब हो गई।
कोई मेरे कमरे में उसे मारने की कोशिश नहीं करेगा। मायरी रेहानन आंखें घुमाते हुए कहती है, तुम्हें हर लम्हे उसके साथ नहीं रहना चाहिए। अब मुझे 5 मिनट दो और हम क्लास की तरफ चलेंगे। वो इसके सीने को धकेलती है और वो पीछे हट जाता है। उसका मुंह खुलता और बंद होता है जैसे वो किसी दलील के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन नहीं कर सकता। जब वो इसे दरवाजे से बाहर निकालती है और दरवाजा बंद करती है, मैं आ पड़ती हूँ। मखसूस है ये इसके लिए एक लफ्ज। वो बुड़बुड़ाती है, तुम्हें लगता होगा वो आदमी रिवर्स धन का एहसानमंद है या कुछ जिस तरफ तुम्हारे साथ चिपक कर रहता है। इसने तकरीबन मुझे ये बता दिया है कि वो ऐसा ही है, लेकिन मैं ये यकीन खुद में भी रखती हूँ। ज़ैदन की मुलाकातों को वक्त को रोकने और इंद्राना की उम्र के दरमियान में बहुत ज्यादा राज रखने लगी हूँ और उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो मेरे साथ बिस्तर के किनारे बैठ जाती है। मेरे साथ भी कल रात कुछ हुआ था। क्या मैं इसकी तरफ मुतवज्जा होती हूँ? कहो, आगे बढ़ो। ठीक है। वो एक गहरी सांस लेती है। मैंने सिर्फ 3 बार ये किया है, 2 बार कल रात और 1 बार आज सुबह। तो एक लम्हे के लिए सब्र करो। समझ गई। मेरी नजर डेस्क के बाएं तरफ मौजूद तारीख की किताब पर मरकूज हो जाती है। 1 मिनट गुजरता है लेकिन मैं आंखें नहीं उठाती। फिर वो चीज, बिल्कुल मैं सर हिलाती हूँ। मेरी डेस्क पर किताब का ख्याल रखो, और किताब गायब हो जाती है। क्या हुआ री? मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हूँ, अपनी नजर उसकी तरफ फेरती हूँ। क्या अभी? मेरा मुंह खुल जाता है। वो किताब पकड़े हुए मुझ पर वसी मुस्कुराहट के साथ देख रही है। क्या ये वही किताब है? मैं देखने के लिए झुक जाती हूँ। हाँ, ये तो वही किताब है। मैं शायद बुला हिला सकती हूँ, इस किताब को बुला सकती हूँ। उसकी मुस्कुराहट और भी वसी हो जाती है। ओ मेरे खुदा! मैं खुशी से इसके कंधों को पकड़ लेती हूँ। ये तो जबरदस्त है, ये नाकाबिले यकीन है। मेरे पास इसके लिए अल्फाज नहीं है। चीजों को मुंतकिल करना और दरवाजे बंद करना छोटे जादू हैं जिस पर हम ड्रैगन्स के साथ अपने नवादरों के जरिए चैनलिंग करते हैं, लेकिन किसी चीज को गायब करना और उसे वापस लाना, मैंने सदियों में ऐसी ताकत का जिक्र नहीं सुना। ये वाकई एक शानदार नवादार है। सच वो किताब को अपने सीने से लगाए हुए है। मैं सिर्फ ये चंद फुट की दूरी से कर सकती हूँ। मैं दीवारों के जरिए नहीं जा सकती, या कुछ भी नहीं। अभी नहीं। मैं उसे दुरुस्त करती हूँ। मेरे अंदर खुशी फूट रही है। तुम अभी दीवारों के जरिए नहीं जा सकती। रही ये वो किस्म का नायाब नवाद है जो तुम्हारा कैरियर बना देगा। मैं उम्मीद करती हूँ। वो खड़ी होती है और किताब को अपने डेस्क पर वापस रखती है। मुझे बस इसे तरक्की देनी है। तुम करोगी? मैं यकीन के साथ कहती हूँ। जो मुझे महसूस होता है। चंद मिनट बाद हम तीनों इल्मी विंग की तरफ चलते हैं। जब सायर और रदोक लाइब्रेरी से बाहर आते हैं। मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया, लियाम कहता है जब हम तीसरी मंजिल के लिए चौड़ी घूमती सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। तो वो मुझे एक मुजस्मा देते हुए कहता है, ये टायरन का है। उसने मेरा गुस्सा भी संभाल लिया। शुक्रिया, लियाम मुस्कुराता है और अपने खंजर को चमकाता है। मैं पहले अंदराना का नक्श बनाना चाहता था, लेकिन मैं इसके साथ इतना नहीं रहा हूँ। तुम तो जानती हो वो काफी प्राइवेट है। हम चौथी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, हजूम से अलहदा हो जाते हैं और मैं ड्रैगन को अपने बैग में रख देती हूँ। फिर इसे गले लगाती हूँ। वाकई मुझे ये पसंद आया है। ये बहुत खूबसूरत मुजस्मा है। शुक्रिया। हाल बहुत भीड़-भाड़ वाला होता है, लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये साफ हो जाता है। प्रोफेसर केयर के कमरे के करीब पहुँचते हैं। तुम्हारा शुक्रिया। वो रेहानन की तरफ मुड़ता और कहता है, मैं अब फिर शुरू के साथ शुरू कर रहा हूँ। रेहानन लियाम के साथ मजाक करती है। वो उम्मीद करती है कि वो इसकी मुकम्मल ताकत को पकड़ ले, लेकिन मैं बाकी गुफ्तगू खो देती हूँ। जब मैं जंगी ब्रीफ टावर के दरवाजे से पहले फ्लोर से छत तक की खिड़की की तरफ देखती हूँ, मेरी सांस रुक जाती है। ज़ैदन दूसरे विंग लीडर्स के साथ खड़ा, जो लगता है तनाव भरी बहस में मशगूल है। उसके बाजू सीधे पर बंधे हुए कमांडेंट को 5 मिनट लगे थे लमानी जोहर को थर्ड बेडोंग का विंग लीडर मुकर्रर करने में, एम्ब्रियो की फांसी के बाद। लेकिन चूंकि पहले ही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी, इसलिए ये सबसे ज्यादा मंतकी था। मैं कभी इस बात पर नहीं जा सकूंगी कि लोग यहाँ कितनी जल्दी आगे बढ़ कर जाते हैं और कैसे बेरहमी से मौत को एक कालीन के नीचे धकेल दिया जाता है और चंद मिनट बाद उसे कुचल भी दिया जाता है। खुदा, आज ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसकी भवें हल्की सी सिकुड़ी हुई हैं, जैसे वो लमानी की कही हुई बात को पूरी तवज्जो से सुन रहा हो। फिर सर हिलाता है। ये यकीन करना मुश्किल है कि मैंने कल रात इसके साथ अपनी जुबान के साथ जो कुछ किया, और वो बाजू जो
मुझे गले लगाए हुए थे, दूसरे ख्यालात में भूल जाऊँ। मैं मज़ीद चाहती हूँ। जैसे वो मुझे घूरते हुए महसूस करता अपना सर उठाता है और उसकी निगाहें मेरी निगाहों से टकराती हैं, जैसे एक छूने का असर रखता है। हम देर से फारिग होंगे, री मुझे याद दिलाती है, पीछे की तरफ देखती है। सैदन भी पीछे देखता है, उसका मुँह तनाव में आ जाता है। री, क्या हम बात कर सकते हैं? डैन पूछता, हल्की सी सांस लेता है, जैसे वो मुझसे मिलने के लिए दौड़ता हुआ आ रहा हो। अब मैं अपनी निगाह जैदन से हटाकर उस शख्स की तरफ मुतवज्जो होती हूँ जिसे मैंने अपना बेहतरीन दोस्त समझा था। डैन अपना चेहरा बिगाड़ता है, अपनी गर्दन के पीछे हाथ मारता और सर हिलाता है। मैंने कोशिश की थी कि तुम्हें तश्कील के बाद पकड़ सकूं, लेकिन तुम बहुत जल्द गायब होगी और कल रात जो कुछ हुआ इसके बाद मुझे लगता है कि अब हमारा बात करना बेहतर है बजाय बाद के बात करने के। ये तुम्हारे लिए आसान हो सकता है कि कई हफ्तों तक नजरअंदाज करने के बाद बात करना चाहो, लेकिन मेरी इस वक्त क्लास है। मैं अपने बैग के पट्टे को पकड़ती हूँ, हमारे पास चंद मिनट है। उसकी आंखों में अपील इतनी भारी है कि मैं उसका वजन महसूस करती हूँ। बराए करम मैं रियानन की तरफ देखती हूँ जो अपनी हकीकी महसूसात के साथ डैन को घूरी है, न कि हमारे स्क्वाड लीडर की हैसियत से उसके सामने झुकने के बजाय। मैं अभी आ रही हूँ, मेरी तरफ देखती हूँ, मैं सर हिलाती हूँ। हमारे स्क्वाड के बाकी लोगों के साथ केयर के कमरे में दाखिल होती हूँ। मैं डैन के पीछे बाहर निकलती हूँ, दीवार के साथ एक जगह पर जहाँ हम ट्रैफिक में रुकावट नहीं बनेंगे। तुमने टायरन को अपनी याददाश्त सबके साथ बांटने दी बजाय इसके कि खुद मुझे दिखाओ, वो अचानक कहता है और इसके हाथ उसके पहलुओं में गिरते हैं। मैं माजरत खाऊं, वो क्या बात कर रहा है? जब एम्बर के साथ ये सब कुछ हुआ मैंने तुमसे कहा था मुझे दिखाओ, क्या हुआ और तुमने इनकार कर दिया। वो अपना वजन बदलता है और ये उसकी बेचैनी की अलामत है। ये हरकत मेरे गुस्से की शिद्दत को कम कर देती है। जब सब वक्त आता है तो मेरा वो सबसे पुराना दोस्त है, चाहे वो कितनी बदतमीजी कर रहा हो। मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, ये मेरी गलती है। वो अपने दिल पर हाथ रख के कहता है, तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए था, लेकिन मैं उस औरत को जितना जानता हूँ उसके साथ तुम जो कह रही थी उसे उस बात को उससे नहीं मिला सकता था। तुमने भी हमले के बाद मुझे तलाश नहीं किया। उसकी आवाज में दर्द था। मुझे इसके बारे में तश्कील में सुनना पड़ा भी, चाहे हमने परवाज के मैदान में जो लड़ाई की हो। तुम मेरे लिए अब भी तुम ही हो, वही पुरानी और बेहतरीन दोस्त। मेरी बेहतरीन दोस्त पर बेरहमी से हमला किया गया, जो तकरीबन मार दी गई। तुमने इसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। तुमने पूछा नहीं, मैं नरम लहजे में कहती हूँ। तुमने मेरे सर की तरफ हाथ बढ़ाया जैसे तुम्हें मेरी याददाश्त पढ़ने का हक हो, जबकि तुमने मुझे वाज़ेह तौर पर बताया कि तुम मुझ पर यकीन नहीं करते और तुमने मुझे दिखाने का मुतालबा किया। अपनी आवाज को मुतवाज़िन रखना मेरे लिए मुश्किल है। उसकी भवें दो लाइनें बना लेती हैं। मैंने नहीं पूछा, तुमने नहीं पूछा, मैं सर हिलाती हूँ और जब वो बार बार बताया गया मैं इसकी जगह के लिए काफी मजबूत नहीं हूँ। तुम जो कुछ परवाज के मैदान में हो तुम मेरे दरमियान एक तवील अरसे से आने वाला था। सबसे बदतरीन बात यह है कि मुझे मालूम था कि तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे, इसीलिए मैंने तकरीबन रैदन को ये बताया नहीं कि ये कौन था, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो भी मुझ पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन उसने किया। डैन की आवाज नीचे आ जाती है और उसका जबड़ा भिंच जाता है। वही है जिसने तुम्हारे कमरे में उन्हें मारा। क्योंकि टायरन ने गेल को बताया, मैं अपने सीने के सामने अपने बाजू बांध लेती हूँ, इसलिए नहीं कि वो पहले से वहां था या कुछ और मुझे मालूम है तुम उससे नफरत करते हो। तुम्हें भी उससे नफरत करने का हर हक हासिल है। वो मुझे याद दिलाता है और मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर कुछ सोच कर अपना हाथ खींच लेता है। मैं जानती हूँ, मैं जवाब देती हूँ। उसके वालिद ने ब्रैनन के सीने में एक तीर फेंका था, मैदान जंग की रिपोर्ट के मुताबिक। मैं इस इल्म के साथ हर दिन जीते रहती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो मुझे देखता है और याद रखता कि मेरी माँ ने इसके वालिद को मौत की सजा दी? ये कि सही अल्फाज तलाश करना मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे दरमियान पेचीदा मसला है। गुज़िश्ता रात की तस्वीरें मेरे ज़हन में भर जाती हैं। ज़ैदन की पहली मुस्कुराहट से लेकर उसके होंठों के आखिरी चूने तक मैं उन्हें धकेल देती हूँ। डैन झुर्री लेता है, तुम उस पर बहुत ज्यादा एतमाद करती हो बजाय इसके कि तुम मुझ पर एतमाद करो। ये एक इल्जाम नहीं है, लेकिन फिर भी वो चोट करता है। ऐसा नहीं, मेरे पेट में मरोड़ उठता है। ठहरो, क्या ये सच है? मुझे बस इस पर एतमाद करना है डैन, ना कि सब चीजों के साथ। ज़ाहिर है
शिट, मैं यहाँ खुद को पचीदा बना रही हूँ। हम दोनों इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। स्केल और टायरन मीटेड है और यकीन करो हम दोनों उस सूरत हाल को पसंद नहीं करते, लेकिन हमें इससे गुजरने का कोई तरीका निकालना होगा। हमारे पास कोई इंतखाब नहीं है। डैन एक बददुआई कलमात बकते हैं लेकिन वो इख्तलाफ नहीं करता। मैं जानती हूँ तुम सिर्फ मुझे महफूज रखना चाहते हो डैन, मैं सरगोशी करती हूँ, लेकिन मुझे महफूज रखना मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। वो मेरी तरफ पलटता और हमारे दरमियान कुछ बदलता है, जैसे शायद बस शायद वो आखिर सुनने के लिए तैयार है। जब तुमने मुझे बताया कि ये जगह तुमने सब कुछ छीन लेती है कि जो अंदर है वो जाहिर हो जाए, मैं खौफजदा थी। अगर कमजोर हड्डियों और नाजुक लेगामेंट्स के नीचे सिर्फ मजीद कमजोरी हो तो क्या होगा? सिर्फ इस बार मैं अपने जिस्म पर इल्जाम नहीं लगा सकूंगी। तुम मेरे लिए कभी भी कमजोर नहीं रही भी, डैन शुरू करता है, लेकिन मैं अपना सर हिलाती हूँ। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? मैं बीच में रोकती हूँ। ये अहम नहीं है कि तुम क्या सोचते हो, ये सिर्फ अहम है कि मैं क्या सोचती हूँ। तुम सही थे कि राइडर क्वाड्रेंट ने खौफ और यहाँ के आने के बारे में गुस्से को छीन लिया है और ये जाहिर कर दिया है कि मैं कौन हूँ। मेरी बुनियाद है डैन, मैं एक राइडर हूँ। टायरन ने ये जान लिया है, अंद्राना ने भी ये जान लिया है। यही वजह कि उन्होंने मुझे मुंतखब किया है। और जब तक तुम मुझे शीशे के पिंजरे में रखने के तरीके तलाश करना बंद नहीं कर लेते, हम इसके आगे नहीं बढ़ सकेंगे, चाहे हमारे दरमियान कितनी ही दोस्ती के साल हों और कितनी ही ये पुरानी हो। वो मेरे कंधे के पीछे झुक कर देखता है। और क्या रिवर्सन को इसके कंट्रोल के वसाइल के लिए फ्री पास मिलता है? क्योंकि आखिरी बार जब मैंने इसे चेक किया तो लियाम खासतौर पर तुम्हारी निगरानी के लिए हमारे स्क्वाड में मुंतकिल किया गया था। ये एक शानदार नुक्ता है लियाम, इसीलिए है कि यहाँ तक के सबसे ताकतवर राइडर भी और उनकी पीठ की हिफाजत नहीं कर सकते, जबकि 30 से ज्यादा मुंसलिक कैडेट्स उसके खिलाफ हैं। और अगर मैं मर गई तो जैदन भी मर जाएगा। तुम्हारे पास क्या वजाहत है? डैन एक मुजस्मे की तरह तनाव में आ जाता है। उसके जबड़े के पट्टे फड़कते हैं, फिर आखिरकार वो आगे झुककर सरगोशी करता है। देखो, तुम्हें जैदन के बारे में सब कुछ मालूम नहीं भी। मेरे पास सेगनेट्स की वजह से एक आला सिक्योरिटी क्लियरेंस है और तुम्हें मोहतात रहने की जरूरत है। जैदन के पास राज है, तुम्हारी माँ को कभी माफ ना करने की वजूहात है और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें अपने इंतकाम के लिए इस्तेमाल करे। मेरे हौसले बुलंद हो कुत्ते हैं। जो कुछ वो कह रहा है इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन मैं इस वक्त जैदन की उलझन पर तवज्जो देने का वक्त नहीं रखती। एक खराब रिश्ते के बाद एक वक्त में मैं अपनी नजरें फेरती हूँ जब डैन अपने पाँव को दोबारा चिल्लाता है। मेरे सीने में शक का बीज बढ़ता है। ठहरो, क्या तुम मुझे बार बार बस गया छोड़ने के लिए इसरार कर रहे थे? क्या तुम्हें लगता था कि मैं यहाँ जिंदा नहीं रह सकती, या तुम मुझे जैदन से दूर रखना चाह रहे थे? मैं इसके जवाब देने से पहले अपना सर हिलाती हूँ। तुम जानते हो ये गैर मुतल्लिका है और मैं इसे संजीदगी से कहती हूँ। तुम सिर्फ मुझे महफूज रखना चाहते हो, मैं इसकी कदर करती हूँ, लेकिन ये अब बंद होना चाहिए। डैन ज्यादा मुझसे स्गेल की वजह से मुंसलिक है। बस इतना ही, मुझे हिफाजत की जरूरत नहीं। अगर मुझे जरूरत होती तो मेरे पास खुद दो ताकतवर ड्रैगन है, टायरन और अंद्रियाना, जो मेरी हिमायत करते हैं। क्या तुम उनका एहतराम कर सकते हो? वो मेरे गाल को छूने के लिए अपने हाथ को ऊपर उठाता और मैं उसकी निगाह में देखती हूँ, इस अज़्म के साथ कि वो समझ जाएगा या तो उसे मेरे इंतखाब की कदर करनी होगी या हमारी दोस्ती कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकेगी। ठीक है भी। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं जब उसके मुंह पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। मैं ऐसे शख्स से कैसे बहस कर सकता हूँ जिसके पास दो ताकतवर ड्रैगन है? मेरे सीने में एक बोझ कम होता है और अचानक मैं दोबारा सांस ले सकती हूँ। मैं उसे एक चालाक मुस्कुराहट देती हूँ, बिल्कुल यादाश्त मांगने के लिए माजरत खाऊं। वो अपना हाथ मेरे कंधे पर रखता है। तुम्हें क्लास में जाना चाहिए। और फिर वो मेरे कंधे को हल्के से दबाता है और फिर चला जाता है। मैं हिचकी भरे सांस को छोड़ती हूँ और केयर की क्लास की तरफ लौट जाती हूँ। हाल वीरान है। मैं केयर के कमरे में जाती हूँ जो एक बहुत लंबी चैम्बर है जिसकी दीवारें नरम है और वहां कोई खिड़कियां नहीं। पूरे कमरे में जादुई रोशनी की चमकदार लटकनियां हैं जो तकरीबन 3 दर्जन तुलबा के लिए दिन की रोशनी की मानंद रोशन करती हैं, जो तीसरी और चौथी विंग से जो फर्श पर कतारों में बैठे हैं, एक दूसरे को ज्यादा ज्यादा जगह देने के लिए बराबर फासले पर।
रियानन और लियाम मुझे दरवाजे पर मिलते हैं और प्रोफेसर केयर जब हम इसके सामने हैं जहां वो खड़ा होता है के करीब पहुंचते हैं तो मैं इसकी घनी सफेद धुएं मेरी तरफ उठ जाती हैं जो सिर्फ वहां खड़े होने से जगह को मुतासर कर रहे हैं। यह आदमी सिर्फ मुतासर कुन नहीं है बल्कि इंतहाई डरावना भी है। मैं निगल लेती हूँ ये याद करते हुए कि इसने जरीमा की गर्दन कैसे तोड़ दी। आखिरकार शमूलियत के लिए तैयार कैडेट सोरंगी, इसकी आंखों में कोई मेहरबानी नहीं है, सिर्फ चालाकी और क्लिनिकल मुशाहिदा है। जी सर, मैं सर हिलाती हूँ। वो मुझे इस तरह देखता है जैसे मैं बायोलॉजी के कमरे की दीवार पर चिपकी हुई एक कीड़ा हूँ। सैगनेट की ताकत अभी नहीं। मैं अपना सर हिलाती हूँ, वक्त को रोकने वाली बात अपने दिल में रखते हुए, जैसे कि जैदन ने मशवरा दिया था। तुम इस पर ज्यादा एतमाद करती हो बजाय इसके कि तुम मुझ पर। इस मामले में डैन ठीक है और जुर्म मेरे पेट में आ जाता है। प्रोफेसर केयर कहते हैं, मैं देख रहा हूँ। वो अपनी जबान चबाता है, मुझे देखता। तुम जानते हो कि तुम्हारे दोनों बहन भाई गैर मामूली सैगनेट की ताकतों से नवाजे गए थे। मायरा की काबिलियत अपने इर्द गिर्द और अपने स्क्वाड के लिए एक हिफाजती हिसार का मुजाहरा करना थी। उसकी विंग के लिए ये एक कीमती असासा रही है और उसे दुश्मन की लाइनों के पीछे इसकी बहादुरी के लिए आला एजाज मिल चुके हैं। जी हाँ, मायरा एक तहरीक है। मैं मुस्कुराहट देने की कोशिश करती हूँ, अपनी बहन की मैदान जंग में महारत के बारे में मुकम्मल आगाही रखते हुए। और ब्रैनन वो नजरें चुरा लेता है। मुरम्मत करने वाले बहुत नायाब होते हैं और इतनी कम उम्र में एक को खो देना अलमिया था। मेरी नजर में ब्रैनन का खोना अलमिया ही है। मैं अपने बैग को कंधे पर बुलंद कर लेती हूँ, लेकिन इस के सेगनेट का नुकसान विंग्स के लिए एक बहुत बड़ी ज़रब थी। हम वो दोबारा पलक झपकता, अपनी सब निगाह मुझ पर वापस करता। खैर, ऐसा लगता है सोरेंगेल की नस्ल खुशकिस्मत है। चाहे तुम जैसी वाकई नाजुक राइडर के तौर पर टायरन ने तुम्हें चुन लिया। हम तुमसे कुछ और की तवक्को नहीं करते, एक जमीन को हिला देने वाला सेगनेट के अलावा। बैठ जाओ, तुम कम अज कम अपनी विरासत के जरिए कमजोर जादुओं से शुरू कर सकती हो। वो मुझे इशारा करता है, कोई दबाव नहीं। मैं बुड़बुड़ाती हूँ। जब हम अपने स्क्वाड के बाकी लोगों के साथ खाली जगहों की तरफ चलते हैं। परेशान मत हो, रियानन कहती है जब हम नरम फर्श पर बैठते हैं। यही तो मैं तुम्हें पहले याद दिलाने की कोशिश कर रही थी कि तुम टायरन की राइडर हो। तुम्हारा क्या मतलब? मैं अपने बैग को अपने पास रखती हूँ। तुम सब इस बात की फिक्र कर रहे हो कि विंग की सालमियत मुतासर होगी क्योंकि रिवर्सन को अपने ड्रैगन को खुश रखने के लिए विजिट करना पड़ता है। लेकिन वायलेट वो हमारी नस्ल का सबसे ताकतवर राइडर ही नहीं है और तुम हो वो इतनी देर तक देखती है कि ये वाज़ह हो जाए कि वाकई ही ये बात कहना चाहती है। और मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मेरे गले में थूक आ जाता है। अब हम शुरू करते हैं, केयर आवाज लगाता है। दिसंबर जनवरी में तब्दील हो जाता है। जमीन ढाल। अपने दरवाजे को बंद करने का तसव्वुर करो, अपनी दीवार बनाओ, ये महसूस करो कौन और क्या तुम्हारे इर्द गिर्द है। अपने ड्रैगन के साथ रिश्ता तलाश करो। मेरे मामले में ड्रैगन एक दूसरा दरवाजा, एक खिड़की। अपनी ताकत के जखीरे में अंदराना के सोने की तवानाई के लिए बनाओ। इन रवाबत को जितना दूर मुमकिन हो रोको। तसव्वुर करो, ताकत का एक ग्रोह तसव्वुर करो, ज्यादा पेचीदा नहीं, कोई इसके लिए भी तैयार नहीं। तुम्हारे सामने ये है, फिर इसे खोल दो, दरवाजा खोलो, बार बार यही अमल दोहराओ। तसव्वुर करो, हर वक्त एक पाँव मजबूती से जमीन पर रखो। तुम बेकार हो जब तक तुम अपनी ताकत से जुड़े हुए नहीं हो और उसे तुम संभाल नहीं सकते। तो तुम खतरनाक हो। सिर्फ वो दरमियान का रास्ता है जो तुम्हें एक अजीम राइडर बनाता है। अपनी ताकत को एक हाथ की तरह तस्वर करो जो इस पेंसिल को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ लाता है। उसे उठाओ। नहीं, ऐसे नहीं, दोबारा कोशिश करो। नहीं, दोबारा तस्वर करो। मैं इम्तिहानात के लिए पढ़ाई करती हूँ, मैं परवाजों के लिए तैयारी करती हूँ, मैं इमोजन के साथ वजन उठाती हूँ। मुझे हैरत होती है कि ज़्यादा मुझे रियानन के साथ बेड पर घंटों गुजारने के लिए कब तक मजबूर करेगा। मैं अपनी चालाकी जीतती हूँ, दूसरे विंग की एक लड़की से खंजर हासिल करती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा थका देने वाला काम अपने दिमाग के जखीरे में घंटों गुजारना है। ये सीखना है कि कौन सा दरवाजा टायरन का है और कौन सा अंदराना का। फिर दोनों को अलग करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ती है। ये पता चलता है हालांकि मेरी ताकत मेरे ड्रैगन से बहती है। उसे कंट्रोल
करने की सलाहियत लेकिन मेरी अपनी मेहनत से आती है, और बाज़ रातें मैं बिस्तर पर गिर जाती हूँ इससे पहले कि मैं अपने जूते भी उतार सकूँ और नींद में चली जाती हूँ। जनवरी के दूसरे हफ्ते के आखिर तक मैं न सिर्फ गुस्से में हूँ कि ज़ैदन ने चुमने के बारे में मुझसे बात नहीं की, बल्कि थकी हुई भी हूँ, और ये बगैर किसी स्टेगनेट ताकत के ज़ाहिर होने के जो उसे कंट्रोल करने के लिए मेरी तवानाई को चूस लेती है। रेड ओक बर्फ इस्तेमाल कर सकता है, जो कि एक ज़्यादा आम स्टेगनेंट है, लेकिन ये देखना मुतासिर कुन है। शायर की धातकारी की ताकतें हर रोज़ बढ़ रही हैं। लियाम एक ही दरख्त को मीलों दूर से देख सकता है। मुझे लगता है कि मैं वक्त रोक सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 2 बार कोशिश करने के लिए अंदराना की तवानाई को चूसने के लिए तैयार नहीं हूँ, खास तौर पर जब उसने सेहतयाबी के लिए 1 हफ्ते की मुसलसल नींद ली। बगैर स्टेगनेंट के मैं सिर्फ कमज़ोर जादुओं का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं आखिरकार एक स्याही का कलम इस्तेमाल करती हूँ, एक दरवाज़ा बंद करती हूँ और उसे खोलती हूँ। जनवरी के तीसरे हफ्ते में मैं तीसरी विंग के एक लड़के के खिलाफ एक और खंजर हासिल करती हूँ, बगैर अपने हरीफ को जहर से कमजोर किए। इससे मेरी कलाई के मसल्स खराब हो जाते हैं, लेकिन मेरे जोड़ महफूज हैं। और चौथे हफ्ते में मैंने बासज्ञात में कभी भी इतनी सर्दी पहले महसूस नहीं की। मैं रात के बस में चोरी छुपे चली जाती हूँ ताकि चैलेंज बोर्ड को देख सकूं। जैक को आखिरकार मुझे कल में मैट पर खत्म करने का मौका मिल सकता है, वो मुझे मार देगा, यही सोच मेरे ज़हन में है जब मैं सुबह के लिए तैयार हो रही हूँ। अपने तमाम खंजरों को सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जगहों पर रखती हूँ। वो कोशिश करेगा, टायरन जल्दी उठता है, क्या कोई मशवरा? मैं जानती हूँ कि लियाम हमारा इंतज़ार कर रहा है। हम नाश्ते से पहले लाइब्रेरी की तरफ दौड़ लगाते हैं। उसे इजाज़त मत दो, मैं हँसती हूँ, वो इतना सादा क्यों रखता है? हम पहले ही लाइब्रेरी से वापस आ रहे हैं जब मैं आखिरकार हिम्मत जमा करती हूँ कि इस बारे में लियाम से बात करूँ। अगर मैं तुम्हें लियाम कुछ बताऊं, तो क्या तुम उससे ज़ैदन को रिपोर्ट करोगे? उसका सर मेरी रुख की तरफ मुड़ता है जब वो 2 पलों के दरमियान ट्रॉली को धकेलता है। तुम्हें क्यों लगता है? ओ चलो, मैं अपनी आंखें घुमाती हूँ। हम दोनों जानते हैं कि तुम तकरीबन हर चीज की रिपोर्ट करते हो जो मैं करती हूँ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। बर्फ खिड़कियों पर पड़ती है, एक मध्यम घंटाती हवा पैदा करती है। वो फिक्र करता है, मैं फिक्र को कम करती हूँ। वो एक बार फिर मुझे देखता है, गौर से देखता है, फिर आगे बढ़ता है। मैं जानता हूँ कि ये गैर मुनसिफाना है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी राजदारी की खिलाफ वर्जी है, लेकिन ये इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं जो कि मैं ज़ैदन का मकरूज हूँ। जी हाँ, मुझे वो हिस्सा समझ में आ गया। मैं आगे बढ़ती हूँ और किले के अंदर मोटी भारी दरवाजा खोलती हूँ ताकि वो गुजर सके। शायद मुझे अपना सवाल दोबारा बयान करना चाहिए। अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं और तुमसे खास तौर पर एक चीज दोनों के दरमियान रखने के लिए कहूं, तो क्या तुम मान जाओगे? क्या हम दोस्त हैं, या मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक काम हूँ? वो रुक जाता है जब मैं दरवाजा बंद करती हूँ, और मैं बता सकती हूँ कि वो सोच रहा है। वो ट्राली के हैंडल पर अपनी उंगलियों को बजा रहा है। क्या उसे अपने दिल में रखना तुम्हारी हिफाजत में किसी तरह तब्दीली लाएगा? नहीं, मैं इसके साथ हो जाती हूँ, और हम इस ढलवान की तरफ बढ़ते हैं जो आखिरकार 2 सुरंगों में तकसीम हो जाएगी, एक रिहायशियों की तरफ और दूसरी कॉमन रूम की तरफ। तुम कुछ नहीं कर सकते, और यही तो नुक्ता है। हम दोस्त हैं। मुझे बताओ। वो चेहरा बिगाड़ता है। मैं उसे अपने दिल में रखूंगा। जैक बार्लो को आज मुझे चैलेंज करने की इजाजत दी जाएगी। वो चलना बंद कर देता है, तो मैं भी रुक जाती हूँ। तुम्हें ये कैसे मालूम? और यही वजह है कि मैं तुमसे दरखास्त कर रही हूँ कि उसे अपने दिल में रखो। मैं चिढ़ती हूँ, बस मैं जानती हूँ उस्ताज़ा इसे होने नहीं दे सकते। वो अपना सर हिलाता है और उसकी आंखों में बेचैनी दर आती है। अब ऐसा होने वाला है। मैं कंधे उचकाती हूँ, एक सख्त मुस्कुराहट देती हूँ। वो पहले दिन से पूछ रहा है, तो ये नहीं है कि हमने उसे नहीं देखा। ये आने वाला है। बात यह है कि जैक मुझे आज चैलेंज करने वाला है, और जब वो ये करेगा तो तुम्हें इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। उसकी नीली आंखें फैल जाती हैं। भी अगर हम डेविडसन को बताएं तो वो इसे रोक सकता है। नहीं, मैं इसका हाथ पकड़ती हूँ और अपना हाथ उस पर हाथ पे रख देती हूँ। वो नहीं कर सकता। मेरा पेट मुड़ता है, लेकिन कम से कम मैं इस वक्त की तरह कह नहीं कर रही हूँ जब मैंने ये सुना था। सिर्फ इतना है कि ज़ैदन मुझे यहाँ और जब हम फ्रंट लाइन पर होंगे इतना ही तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है।
تم اور میں دونوں جانتے ہیں اگر وہ اس کو روکتا ہے تو اس کے بعد ایمبر کے ساتھ جو ہوا اس کے نتیجے میں وہاں ہنگامہ ہوگا، اور تم مجھ سے توقع کرتی ہو کہ میں وہاں کھڑے ہو کر جو کچھ بھی دیکھوں. وہ حیرت سے پوچھتا ہے، جیسے تم نے آخری 2 چیلنجز میں کیا. میں ایک اور مسکراہٹ پھینکتی ہوں. فکر مت کرو، میں اپنی پوری طاقت کا استعمال کرنے والی ہوں، اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اس وقت تک ایک وائل میں ہے جو میری کمر کی چھوٹی جیب میں رکھی ہے. مجھے یہ پسند نہیں. وہ اپنے سر کو ہلاتا ہے. ہاں، اس کا مطلب ہے ہم دونوں کو یہ پسند نہیں. آج کوئی پرواز کا میدان نہیں ہے. ڈریگن نے پچھلے ہفتے اسے اتنا سرد مان لیا کہ پرواز نہیں ہو رہی، جس کا مطلب ہے ہم سب تربیت کے بعد لڑائی کے کمرے کی طرف جا رہے ہیں. میں ناشتہ کرنے کی فکر نہیں کرتی، لیکن جب میں جگ کی ٹرے میں ہر چیز پر گہری نظر رکھتی ہوں، جب میں اس کے پاس سے گزرتی ہوں، یہ نوٹ کرتے ہوئے احساس پیدا کرتا ہے. میرا دل تیزی سے پہلے سال کے طلباء کے ساتھ جم میں جمع ہوتے ہیں تو میرا دل ایک بے چینی متلی پیدا کرنے والا طریقہ سے دھڑک رہا ہوتا ہے. پروفیسر ای میٹریو ایک ایک کر کے چیلنجز کا اعلان کرتے ہیں، انہیں ایک ٹارٹ پر مختص کرتے ہیں. کم از کم ہم سب ایک ساتھ لڑیں گے، جس کا مطلب ہے کہ ہر رائڈر ہماری ریسلنگ نہیں دیکھے گا. کم از کم زیدن یہاں نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ لیام نے اپنا وعدہ پورا کیا. میٹ 17 جیک بارلو پہلے دن سے مقابلہ کرتا ہے. اس کی بھویں بلند ہوتی ہیں، وہ ایک گہری سانس لیتا ہے. وائلٹ سورنگیل، خدا کا شکر ہے کہ ریانن پہلے ہی فرش کے پار ہے، تیسرے ونگ کی ایک عورت کے خلاف چیلنج کرنے کے لیے. اس لیے اسے یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ لیام کا چہرہ کس طرح خون سے بھر جاتا ہے. اسے یہ سب نہیں دیکھنا چاہیے. سائر بھی وہاں نہیں ہے، وہ میٹ 9 پر ہے. یہ کوئی راستہ نہیں ہے. ریڈوک بڑبڑاتا ہے اور اپنے سر کو ہلاتا ہے. آخر کار جیک بارلو اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھاتا ہے جیسے وہ پہلے ہی جیت چکا ہے. چلو یہ کریں. میں اپنے کندھے گھماتی ہوں، میٹ کی طرف بڑھتی ہوں. نہ تو لیام اور نہ ہی ریڈوک کو آج ٹارٹ پر یعنی میٹ پر بلایا گیا، اس لیے وہ میرے پہلوؤں پہ چلتے ہیں. مجھے بتاؤ کہ میں وعدہ توڑ سکتا ہوں. لیام مجھ سے درخواست کرتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں درخواست کرنا مجھے باقاعدہ نظر آتا ہے. میں نے اسے کسی طرح ایک بری پوزیشن میں ڈال دیا ہے. تیسرے سال کے طلباء تیسرے سال کی چیزوں میں مصروف ہیں. میں اسے بتاتی ہوں جب میرے پاؤں میٹ پر لگتے ہیں تو تم اسے یہاں آنے کے لیے تیار نہیں کر سکتے، لیکن میں جانتی ہوں اس کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کرنا تمہارے لیے کیا معنی رکھتا ہے. آگے بڑھو. وہ مجھے ریڈ روک کی طرف دیکھتا ہے. اس کی حفاظت ایسے کرو جیسے تم خود ہو. تھم اپ کرتا ہے. یا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں 6 انچ لمبا ہوں اور ایک بیل کی طرح بنا ہوں؟ کہتا ہے یقیناً میں اپنی بہترین کوشش کروں گی. اس دوران تمہیں بھاگنا چاہیے. لیام کی نظریں میری طرف آتی ہیں. زندہ رہو. اس پر کام کر رہی ہوں، صرف اپنی خاطر نہیں. میں اسے مسکراہٹ دیتی ہوں. بہت شکریہ، تم ایک بہترین سایہ ہو. اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے پھیل جاتی ہیں، پھر وہ جم سے باہر دوڑتا ہے. بارلو سورنگیل ای میٹریو دوسری طرف سے ٹارٹ پر آواز لگاتا ہے. ہتھیار. جیک ایک بچے کی طرح اچھلتا ہے جیسے ابھی ایک تحفہ ملا ہے، کچھ بھی جو وہ ان کمزور ہاتھوں میں پکڑ سکے. اس کی آنکھوں میں جو چمک ہے وہ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک چنگاری ڈال دیتی ہے. میں میٹ پر قدم رکھتی ہوں اور جیک بھی ایسا ہی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے. جب تک ہم مرکز میں نہ پہنچ جائیں ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں. کوئی ہتھیار نہیں. ای میٹریو ہمیں یاد دلاتا ہے، ٹپ آؤٹ یا ناک آؤٹ تمہیں فتح دلاتا ہے. مجھے یقین ہے کہ اس ٹارٹ کے ارد گرد موجود سب کو معلوم ہے جیک ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی نہیں جا رہا. اگر وہ میری گردن کے گرد اپنا ہاتھ رکھ لے تو میں مر جاؤں گی. میں مر جاؤں تو زیدن مر جائے گا. والی بات واقعی ایک فرضیہ ہے. ہاں ہے تو میں پوچھتی ہوں اپنے آپ سے، اور اپنے ڈاگروں کو باہر نکالتے ہوئے جو لڑائی کے دوران سب سے مشکل سے پہنچنے والے ہیں وہ میرے جوتوں میں ہے. ایک ایسا فرضیہ جسے میں جانچنے کی خواہش نہیں رکھتی. ٹائرن دھاڑتا ہے. میں کھڑی ہوتی ہوں اپنی ڈاگروں کے ہینڈل کو پکڑ کر. جب جیک میرے سامنے ایک چاقو کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ صرف ایک؟ مجھے صرف ایک کی ضرورت ہے. وہ بے حیائی سے مسکراتا ہے. گلے کے لیے مارو. ٹائرن مشورہ دیتا ہے. میرے پاس تمہیں یہاں سے باہر نکالنے کی توانائی نہیں ہے، اس لیے مجھے چند منٹ کے لیے خاموش رہنے کی اجازت دو. میں ٹائرن سے کہتی ہوں. جواب میں ایک دھاڑ کے سوا کچھ نہیں ملتا. صاف رکھنا. ای میٹریو خبردار کرتا ہے. جاؤ. میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا کہ میں اسے اپنے کانوں میں سن سکتی ہوں. جب ہم ایک دوسرے کے گرد گول گول گھومنا شروع کرتے ہیں
हमला, अब पहले हमला करो, टायरन तेज लहजे में कहता है, मदद नहीं कर रहा। जैक झपटता है, अपने चाकू के साथ हमला करता है और मैं अपनी डागरों को उसके हाथ के पीछे से काटती हूँ, पहले खून निकाल कर। कुछ वो पीछे हटता है और उसके गाल गुस्से से सुर्ख हो जाते हैं। यही वो चीज है जो मैं चाहती हूँ, जो मुझे इस मुकाबले में जीतने के लिए दरकार है, कि वो इतना गुस्से में आ जाए कि वो बगैर सोचे समझे अमल करे और गलती करे। वो रक्स करता है और आगे बढ़ता है और फिर अपने पैरों से धक्का देता है, मेरे वस्ती हिस्से को निशाना बनाता है। मैं पीछे हट जाती हूँ, बमुश्किल इस हमले से बचते हुए। तुम चाहते हो कि तुम वो चाकू फेंक सको, है ना? वो छेड़ता है। जानते हो कि मैं किसी भी कायदे को तोड़ने वाली नहीं हूँ। जब हमारे इर्द गिर्द जारी मुकाबलों में किसी को नुकसान पहुंच सकता है, तुम चाहते हो तुम्हें ये महसूस ना होता कि मेरे चाकुओं में से एक निकालना कैसा होता है ना? मैं जवाब देती हूँ। उसके लब एक पतली लकीर में दबते हैं। इससे पहले कि मुझे एक सिलसिले के घोंसों चाकुओं के ज़रबों के साथ हमला करे, मैं बचा नहीं सकती। वो मेरे लिए ताकतवर है। उसके चाकू के सबूत के साथ वो आसानी से मेरे हाथ से निकाल देता है। इसलिए मैं अपनी तेजी का इस्तेमाल करती हूँ, झुक कर डाइव करते हुए एक और कट लगाती हूँ। ये इसके बाजू के नीचे। लानत! वो गुस्से में आता है, मुड़ता है जब मैं इसकी पीठ के गिर्द आती हूँ। मुझे वो गैर मुतवक्का तौर पर पकड़ लेता है और मेरे हाथ को लॉक करता है और मुझे पीछे के ऊपर फेंक देता है। मैं अपने कंधे पर धक्का खाती हूँ और चोट महसूस करती हूँ, लेकिन फटने या टूटने की कोई आवाज नहीं। अगर मैं इससे बाहर निकल गई तो इमोजन का शुक्रिया अदा करूंगी। ये मेरा पहला काम होगा। अपने हाथ को बंद रखते हुए जैक अपने चाकू को मेरे सीने की तरफ धकेलता है, लेकिन यह मेरी वेस्ट को रोकता है। मेरी पसलियों के साथ रगड़ता हुआ मैट में जुड़ जाता है। वो मौत के धक्के इस्तेमाल कर रहा है, रेडोक चलाता है। ये इजाजत नहीं है। पीछे हटो बार्लो, ई मेट्रो जोरदार आवाज में कहता है। तुम क्या सोचती हो सोरंगीर? जैक मेरे कान में सरगोशी करता है, मेरे हाथ को पीछे की तरफ बंद करके मुझे बेहरकत रखता है। इस बात का इतराफ करो, तुम और मैं दोनों जानते थे कि हमारे दरमियान ये ऐसा ही होगा। जल्दी करो। शर्मनाक तौर पर आसान, मोहलिक और तुम्हारा कीमती विंग लीडर यहाँ तुम्हें बचाने के लिए नहीं है, लेकिन जैदुन को तकलीफ होगी। अगर जैक अपने मकसद में कामयाब होता है तो ये इससे भी बदतर है। ये ख्याल मुझे अमल करने पर मजबूर करता है। दर्द को नजरअंदाज करते हुए मैं अपने वजन को एक पलट में फेंक देती हूँ और अपने कंधों को उचकाती हूँ, लेकिन अपने आप को उसकी गिरफ्त से आजाद करने की कोशिश करती हूँ और वो मेरे पैरों में अटक जाता है। फिर मैं सीधा उसकी बेजा पर लात मारती हूँ। वो अपने घुटनों पर गिरता है जबकि मैं अपने पैरों पर खड़ी होती हूँ, अपने आप को थामे हुए, जबकि उसके मुंह से खामोश चीख निकलती है। टिप आउट! मैं हुक्म देती हूँ। जो चाकू मैंने गिरा दिया था उठाती हूँ। मैं किसी भी लम्हे तुम्हें चाक कर सकती हूँ। हम दोनों जानते हैं अगर यह जिंदगी हकीकी होती तो तुम खत्म हो चुके थे। अगर यह हकीकी जिंदगी होती तो मैंने तुम्हें उसी लम्हे मार दिया होता जब तुम टाट पर कदम रखती। वो दांत पीस कर कहता है, टिप आउट! चुप करो। वो अपना चाकू फेंकता है। मैं अपने हाथों को रोकने के लिए उठाती हूँ, लेकिन उसका चाकू मेरे बाएं बाजू में फंस जाता है। खून बहता है, दर्द मेरे बाजू के असाब को जलाता है। एक खौफनाक शिद्दत के साथ दर्द फट पड़ता है, लेकिन मैं जानती हूँ उसे निकालना बेहतर नहीं। ये इस वक्त ये जख्म को जितना बंद रख सकता है बंद रखे हुए है। कोई फेंकना नहीं। ई मेट्रो किनारे से चलाता है, लेकिन जैक पहले ही ये हरकत कर चुका है और उसके एक सिलसिले में धक्के और घूंसों के साथ मेरी तरफ आता है, जिसके लिए मैं तैयार नहीं। उसकी उसका मुक्का मेरे गाल पर लगता है और मैं महसूस करती हूँ कि मेरी जिल्द फट जाती है। उसके घुटने ने मेरे जिस्म से हवा निकाल दी है जब वो उसे मेरे पेट पे मारता है, लेकिन मैं अपने पैरों पर खड़ी रहती हूँ जब इसके हाथ मेरे चेहरे को पकड़ लेते हैं। दर्द हर सील में भर जाता है, जो कि बहुत बेरहम है। कंपेन करने वाली तवानाई मुझ में एक शिद्दत के साथ टूटती है। ऐसा लगता है कि मेरी हड्डियों से लेगामेंट और पट्टों से टिंडन को जुदा कर रहा है। मैं चीखती हूँ जब मुझे एक अंदरूनी कुव्वत ने हिलाया, जैसे वो अपनी ताकत को मेरे जिस्म में मुंतकिल कर रहा हो। मुझे 1000 झुनझुना देने वाली तवानाई के साथ झटका दे रहा हो। अब अगर मैं ये नहीं करती तो वो मुझे मार देगा। मेरी नजरें पहले ही किनारों पर तारीख हो रही है, उनमें अंधेरा छा रहा है। मैं अपने कपकपाते हाथों को अपनी जिल्द की जेब में पहुंचाती हूँ और वायल का स्टॉपर खोलती हूँ।
اس کا صادق ایک مسکراہٹ اس کے آنکھوں کے گرد سرخ حلقہ میری نظروں میں ہے جب وہ میرے جسم میں مزید طاقت ڈال رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ مصروف ہیں وہ اپنی فتح کے بارے میں اتنا مشغول ہے کہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے چیخنا بند کر دیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میں حرکت کر رہی ہوں وہ اپنی طاقت استعمال کر رہا ہے ریڈوک دھاڑتا اور میری کم ہوتی نظر کے کونے سے میں دونوں طرف دیکھتی ہوں میں وائل کو جیک کی مسکراہٹ کے خلاف اتنی طاقت سے دباتی ہوں کہ میں محسوس کرتی ہوں کہ دانتوں میں سے ایک ٹوٹ جاتا ہے ہاتھ ہمارے دونوں کے لیے بڑھتے ہیں اور میں سنتی ہوں کہ ریڈ لوگ اور ایٹریو چیختے ہیں رابطے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جھٹکا دیتی ہیں اور جو کچھ بھی جیک کر رہا ہے مجھے اس کی طرف چھونے کے ذریعے منتقل ہو رہا ہے میرے دانت کانپتے ہیں جب درد مجھے نگلتا ہے میرا جسم بے ہوش ہونے کے لیے لڑتا ہے ناقابل برداشت عذاب سے بچنے کے لیے لیکن میں اندھیرے میں نہیں جا رہی جب تک جیک کانپنے نہ لگے اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر پھیل جاتی ہیں اور وہ اپنے ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اپنے ہی گردن کو تھام لیتا ہے جب اس کی ہوا کی دالی بند ہو جاتی ہے میرے گھٹنے جھک جاتے ہیں میرا جسم اب بھی تھر تھراتا ہے جب میں میٹ پر گرتی ہوں لیکن جیک بھی ایسا ہی کرتا ہے اپنی گردن کو کھینچتا ہے جب تک کہ اس کا چہرہ بنفشی ہو جاتا ہے ریڈوک کا چہرہ چند سیکنڈ میں میرے سامنے ہوتا ہے سانس لو سورنگیل بس سانس لو اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کوئی پوچھتا ہے جب جیک تڑپتا ہے اورنجیز میں ریڈوک کو سرگوشی کرتی ہوں جب میرا جسم آخر کار ناکام ہو جاتا ہے وہ اورنجیز کے لیے الرجک ہے میں خلا میں گر جاتی ہوں جب میں جاگتی ہوں میں میٹ پر نہیں ہوں اور میں جانتی ہوں کہ ہیئر کوارٹر کی انفرمری کی کھڑکیوں سے رات آ چکی ہے میں گھنٹوں سے باہر ہوں اور یہ ریڈوک نہیں جو میرے بستر کے قریب کرسی پر بیٹھا مجھے اس طرح گھور رہا ہے جیسے وہ خود مجھے مارنا چاہتا ہو یہ زیدن ہے اس کے بال بے ترتیبی سے پھیلے ہوئے ہیں جیسے وہ انہیں کھینچ رہا ہو وہ ایک چاقو کو پھینکتا ہے اور بغیر دیکھے اسے اپنی طرف واپس موڑتے ہوئے پکڑتا ہے اور پھر اسے اپنی جانب دوبارہ چھپاتا ہے دوبارہ پھینکتا ہے اورنجیز آپ کی توجہ کا بہت شکریہ